दोस्तों, घूमता है ना में आपका स्वागत है। और आज भाऊ हमेशा की तरह साप्ताहिक प्रोग्राम आंखों देखी में बात हुई थी। आज जिमखाना क्लब पे बात करने। जिमखाना क्लब मोदी सरकार ने खाली करने को कह दिया है। बड़ी लंबी चौड़ी इसमें कहानी है और इसको दिल्ली का भद्रलोक कहा जाता है। लेकिन अभी जैसे ही भाऊ ऑनलाइन आए तो उन्होंने कहा कि भाऊ क्या अनुपम, हम लोग जिमखाना के बारे में बात करेंगे, पहले हम फालता की बात करेंगे। फालता के चुनाव, आज आपको मालूम है कि फालता में मतगणना चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो करीब करीब 65% वोट पाके आगे चल रहा है। और तो शुरुआत फालता से ही करते हैं भाऊ। और आपको क्या समझ में आया फालता का जो नतीजा आपको नजर, क्योंकि जहांगीर खान कहने को तो बैकआउट कर गया था पर सिंबल तो वहां उसका अभी भी था। टीएमसी का सिंबल भी था, टीएमसी का नाम भी था, कांग्रेस भी है, सीपीएम नंबर 2 पे चल रही है और कांग्रेस भी इनफैक्ट इससे आगे है जहांगीर खान के सिंबल से। हालांकि जहांगीर ने कह दिया था कि हम रहेंगे नहीं। जहांगीर फरार हो गया अपने दरवाजे पे ताला डालकर और उसके पास कोई बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट भी नहीं था। तो आप ये फालता का जो नतीजा अभी आ रहा है भाऊ, इसको कैसे देखते हैं? वही तो मैंने ये सोचा कि जिस ढंग से 3-4 दिन पहले जहांगीर विड्रॉ करता है, फिर भी उसका नाम तो रहेगा और रहा। लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है क्योंकि वोटर जानता है कि ये कंपटीशन में है ही नहीं। उसके जगह 2 नंबर पर आता है सीपीएम का कैंडिडेट, कुर्मी करके कोई है। अब सीपीएम के कैंडिडेट को 33%, 33,000 वोट मिले हैं और 1,06,5 कुछ हजार बीजेपी को मिले। तो मामला साफ है। वोटर चुनाव कितना समझ रहा है देखो। ये हम यहां बैठकर बोलेंगे ना, मुस्लिम महिला उसके साथ है, यादव मुस्लिम इसके साथ है, ये इसका चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह इसने चुराया, उसने चुराया। अरे पागल लोगों को आम वोटर कितना समझदार है देखो। 3 दिन पहले अगर कोई विड्रॉ करता है तो उसको वोट देना मतलब पागलपन है। ये अगर मान लो कि 4-5% भी वोटर अगर वोटिंग करने के बाद उसको वोट नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है, तो बाकी 95% कितना सयाना हो गया। ये तो हट गया है। तो अब नेक्स्ट हमको बीजेपी नहीं चाहिए, तो दूसरे नंबर पर कौन आ सकता है सोचकर लोगों ने सीपीएम को वोट दिया है। मैं बीजेपी को कितना मिला वो छोड़ दो। अगर जहांगीर विड्रॉ हो गया है तो बीजेपी की जीत साफ थी। लेकिन वोटर कितना ढंग से सोचता है, समझता है, वो देखो कि उसने बीजेपी के बाद 2 नंबर का पार्टी ढूंढ लिया खुद और सीपीएम को 33,000 वोट दिए। शायद वो 40-50 पर हजार जाएंगे। लेकिन वोटर कितना बीजेपी का हो या बीजेपी का खिलाफ का हो, कितना समझदार हो गया। हमारे यहाँ पूना में मैंने जब नया घर लिया था तो वो नए घर के बाजू में कुछ दुकानें थी, तो जाता था तो उधर एक गिरगांव से, मुंबई से जाकर वहां दुकान बनाया हुआ दुकानदार था, उसके बातें होती थी। वो भी पूना में शिफ्ट नया हुआ था। तो उसने एक बात बोलते बोलते ऐसी बोल दी कि मानो बड़ा कोर्ट है, ज्ञान है। वो बोला घर छोटा है, 2 रूम, 1 बेडरूम है, एक ये है वो है। और बोला माँ बाप छोटे हो रहे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं तो सुनता रह गया, ये क्या बोल रहे तुम? माँ बाप तो तुमसे छोटे कैसे हो जाएंगे? और बच्चे? तो बोला बच्चे बड़े हो रहे हैं, यानी बच्चे अपनी बात है वो डट कर कहते हैं। और टीवी के मामले में इनको खूब खबर सुननी है, उनको सीरियल देखनी है, किसी को मैच देखनी है, तो बच्चे और बूढ़ों में झगड़ा हो गया, हम बीच में सैंडविच हो गए। तो ये समझना जो ये जो खुद को ज्ञानी बोल रहे हैं ना, वो बुढ़े हैं, वो छोटे हो रहे हैं। और वोटर जिसको ये छोटा बच्चा समझते वो समझदार हो रहा है। तो हम जैसे पत्रकार जो समझदार है, संवेदनशील है, उनको मिडिल लेवल लेना पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इनको पता नहीं है, अभी भी उस 40 साल 50 साल पुराने थियरी में फंसे हैं, जिसको हम भद्रलोक बोलते हैं। वो दिल्ली का हो या क्या बोलते हो, बंगाल का हो। ये पढ़े लिखे हैं लेकिन किताबों में फंसे हैं, किताबों से बाहर नहीं निकलना चाहते। और जो आपने जिमखाना वगैरह बोला, वो उनके अड्डे बन चुके हैं।
तो इसलिए मैं फाल्टा के चुनाव के लिए मैं चुनाव को बहुत अहमियत देता हूं। मैंने कल परसों अवनीश के प्रोग्राम में बोल दिया था कि अगर फाल्टा में 60% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिलता है तो उसका मतलब वही असली बंगाल की मंशा है। और इसका कारण यह है कि जब तक 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग हो गई, 4 मई को काउंटिंग हो गई, उसके बाद जनता रास्ते पर उतरी है, लेकिन 4 मई तक जनता बोलती नहीं थी। तो क्यों बोलती नहीं थी? तो उसके मन में डर था। वापस ममता आ गई तो वापस इनका दादागिरी शुरू हो गया, तो ये लोगों के मन में डर था। और इसलिए जो 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग हुआ उसमें भी वोट करने वाले के मन में थोड़ा डर था। मैं मानता हूं 10-15% पिछले चुनाव में 293 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें 10 से 15% टीएमसी को जो वोट मिले हैं वो डर के मारे मिले। अगर परसों 21 मई को जो स्थिति फाल्टा में थी, अगर वही स्थिति अगर पूरे बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होती तो वो फर्क हमें दिखाई देता। बीजेपी को मिलने वाले वोट 55% तक जा सकते थे, जो 46 पर आकर अटके। तो ये इसलिए मैं फाल्टा जो है ना वो उसको एक्चुअली बंगाल का मूड मानता हूं। 4 मई को जो काउंटिंग हो गया उसको मैं बंगाल का मूड नहीं मानता, वो रुझान मानता हूं। आज का जो है असली निकाल है, फाल्टा में आ रहा है ना वो बंगाल का असली नतीजा है। और 4 मई को आया वो रुझान है। बहुत थोड़ा सा एक मन में संशय है ये कि जो उपचुनाव होता है उसमें तो सरकार हावी रहती है। आपने देखा कि उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में रामपुर और कुंदरकी जैसी सीट जिसमें 52% से 60% मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो भी भाजपा ने जीत ली। तो माना जाता है कि उपचुनाव में तो भाई सरकार का अपर हैंड रहता ही रहता है ना, सरकार उसको जीत ही लेती है। लेकिन वोटिंग 86% नहीं होता। अभी अभी महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव हुए, राहुरी और बारामती, 52-53% वोटिंग हुआ है। और फाल्टा में कुछ 87% वोटिंग हुई। उसका मतलब क्या है? और दूसरी बात, ये उपचुनाव नहीं है, डिलेड चुनाव है, डिलेड वोटिंग है, ये समझ। लेकिन ये देखे भाऊ ने बहुत बड़ी बात कही कि जब रामपुर में और कुंदरकी में चुनाव हुआ था तो उसमें वोटिंग परसेंटेज इतनी गिर गई थी कि मुसलमानों का कहना था उनको वोट नहीं डालने दिया गया। भाऊ ने आज बहुत बड़ी बात कही, इसको समझिए कि ये सही है कि उपचुनाव नहीं है, डिलेड वोटिंग है, या यहाँ अब चुनाव हो रहा है जाके, लेकिन ये उपचुनाव जैसा इसलिए है क्योंकि सरकार अपने तत्वाधान में सरकार करा रही है इसको। लेकिन भाव ने जो बड़ी बात कही कि इसमें जो वोटिंग है वो 80% क्रॉस कर गई है, जबकि हकीकत यह है कि उपचुनावों में कोई कभी भी वोटिंग 50% नहीं पहुंचती क्योंकि उपचुनाव में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये बड़ी बात कही भाव ने, क्योंकि इसमें आप जो वोटिंग करने लोग जाते थे उनके इंटरव्यूज आए, रिपोर्टर ने किया, उसमें से बहुत सारे बोले 15 साल के बाद वोटिंग कर रहा हूं। समझे तुम कुछ? उनके लिए उपचुनाव जनरल चुनाव नहीं था, उनके लिए जिंदगी का पहला चुनाव था। यानी अब ममता पक्की आएगी नहीं, मन में कोई डर नहीं, फ्री एंड फेयर। और इसलिए फाल्टा का जो रिजल्ट है मैं उसको बंगाल का असली मानस मानता हूं। मानस जब आप इसको बंगाल का असली मानस मान रहे हैं, पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर है, तो क्या माना जाए कि मुसलमान वोटर बीजेपी की तरफ जा रहा है? नहीं, सीपीएम के तरफ गया होगा, कहीं भी गया होगा, लेकिन वो डर कर वोटिंग नहीं कर रहा है आज। भले वो कल तक जहांगीर का गुलाम होगा, मुस्लिम होगा, एंटी बीजेपी होगा, वो एंटी बीजेपी हो गया ना, सीपीएम के पास गया है, कांग्रेस के पास गया है। अगर जहांगीर के नाम पर, तृणमूल के नाम पर कुछ 5-6 हजार वोट है, कांग्रेस को 9,000 से ज्यादा वोट मिले, सीपीएम को 33,000 वोट मिले। यानी वो बीजेपी से डरते नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ है, छाती ठोक कर आकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। लेकिन यहां इस साइड हो या उस साइड हो, दोनों तरफ से बिना डर का वोट हुआ, बिना भयमुक्त वोट हुआ है, ये समझो। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर यह स्थिति थोड़ा सा भी आज बंगाल की जनता के मन में
थोड़ा सा भी डर नहीं है कि भाई ममता फिर वापस आ गया। आपको एक उदाहरण देता हूं, जब इंदिरा पर 31 अक्टूबर 1984 में गोलियां चलाई गई, इंदिरा जी डेड ऑन द एडमिशन थी, लेकिन बोला नहीं गया। राजीव गांधी उस वक्त सेक्रेटरी थे कांग्रेस के और बंगाल घूम रहे थे, उनको जल्दी से खबर दी गई, वापस बुलाया गया। राजीव गांधी दिल्ली पहुंचे, अस्पताल जाकर उसके बाद सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई है। तो बाकी कांग्रेस वाले के मर गए थे? कोई भी उठकर बोल सकता था भाई ये हो गया, अब सरकार बदलेगी, जो कुछ है नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं थी। हर कांग्रेस वाला इंदिरा से इतना डरता था कि शायद उठकर खड़ी हो जाए, बोले साले मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे क्या, ऐसा बोलेगी इंदिरा, इतना डर। बिल्कुल वही डर, उसी तरीके का डर पिछले 23 और 29 अप्रैल को वोटर के मन में था ये। और उन्होंने बोला था 4 मई के बाद ये कोई नहीं रहेंगे, आप रहोगे हम रहेंगे, फिर क्या करोगे, सेंट्रल फोर्सेस आपको हमसे बचा नहीं सकते, ये धमकियां दी जा रही थी। और इस प्रेशर में कम से कम 10-15% वोटर है जो टीएमसी के पास गया है। वो आज की जैसी स्थिति होती, माहौल होता तो वहां नहीं जाता। और जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी 46 नहीं 55% तक आ सकती थी। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने एग्जिट पोल के दिन जितने पॉडकास्ट किए मैंने बोला है शायद बीजेपी 50% क्रॉस कर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये डर होता है आखिरी क्षण में जो अब सब कुछ ठीक हो गया। देखो जहां दंगा फसाद होता है ना, देखो भय का माहौल क्या होता है समझो, दंगा फसाद होता है ना, तब दंगा हिंसा से लोग खामखा मर जाते हैं, खून खराबा नहीं होना चाहिए, ऐसे सब एडिटोरियल लिखने वाले हैं ना, ज्ञान झाड़ने वाले, वो जब एक्चुअल दंगा फसाद चलता है ना तो अपने घर में छुपकर बैठ जाते हैं। और सब जगह दंगा फसाद खत्म हो गया, सिक्योरिटी आ गई है समझने के बाद घर से बाहर निकलते उसको भद्रलोक बोलते हैं। अपनी चमड़ी पहले बचाएंगे, अपनी चमड़ी पहले बचाएंगे। एक किस्सा मैंने कॉलेज के जमाने में सुना था, शायद तुम्हारे प्रोग्राम पर बोला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब स्टालिन मर गया, स्टालिन की दहशत क्या थी रशिया में, उसने एक तरीके से तानाशाही शुरू कर दी थी और किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो जब स्टालिन मर गया तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का था निकिता क्रुश्चेव सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन चल रहा था तब जोर शोर से निकिता क्रुश्चेव ने स्टालिन की निंदा की, आलोचना की। तो किसी ने चिट्ठी भेजी कि आज जो आप बोल रहे हो वो स्टालिन जिंदा था तब क्यों नहीं बोले। तो स्टालिन ने वो चिट्ठी सम्मेलन में मंच से पढ़कर बता दी और बोला इसने जिसने लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है, कृपया खड़ा होकर बोलो, जिसने चिट्ठी भेजी है, पर्चा भेजा है, वो खड़े हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। तब क्रुश्चेव ने बोला जो लिखने वाला आज उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है ना, वही हालत उस वक्त स्टालिन के वक्त मेरी थी। तो डर का माहौल समझो, जब डर पूरा खत्म हो जाता है ना तो सब शूरवीर बाहर निकल आते हैं और ज्ञान झाड़ने लगते हैं। लेकिन जब दंगा फसाद चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी चाहिए, पुलिस चाहिए, यानी मरने की बारी आए तो पुलिस चाहिए, आर्मी चाहिए। और ज्ञान झाड़ने की समय आता है तो ये बाहर निकल आते हैं अपने बिल से। तो भद्रलोक की ये कहानी है, दुनिया भर के, हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर के भद्रलोक की यही कहानी है। तो मुद्दा यही है कि फालता सबसे बड़ा संकेत है। और एक फालता का इंपॉर्टेंस आप समझो कि फालता का वोटिंग कब हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने ये गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, गोल्ड कम खरीदो वगैरह ऑस्टेरिटी की घोषणा की है। और दूसरी जगह डीजल और ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ये वोटिंग हुआ है।
ये समझो आप। इसमें 21 मई के वोटिंग का मायने आपको समझना चाहिए कि क्या वो लोगों को पता नहीं है जो 1 लाख से ज्यादा फाल्टा में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं है? उनको 3 दिन पहले जहांगीर ने अपना विड्रॉल किया है वो मालूम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है, पूरे मीडिया में छाया हुआ है कि डीजल के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि भाई गोल्ड मत खरीदो। ये उनको मालूम नहीं, लेकिन उनको जहांगीर ने विड्रॉ किया है पक्का पता है। ऐसा होता है? नहीं। हमारे देश की जनता समझदार होती जा रही, राहुल गांधी बच्चा होते जा रहा है और देश की जनता ज्ञानी होते जा रही, समझदार होते जा रही। उसको पता है कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे। तो ये बात समझे, ये फाल्टा का चुनाव का नतीजा इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारा वोटर कितना समझदार होते जा रहा है। जैसे आपके घर में बच्चा होता है, आहिस्ते आहिस्ते समझ आती है, हम उसके साथ हमारा बर्ताव अलग से होने लगता है कि भाई अब इसके सामने कुछ बातें संभल के बोलनी है, कुछ बातें उसको समझानी है, क्योंकि अब ये बच्चा नहीं रहा। तो हमारे देश के भद्रलोक ज्ञानी जो है वो बच्चे बनते जा रहे हैं, और जिसको वो बच्चा समझते हैं वो वोटर आम जनता ज्ञानी होते जा रही। ये फर्क है, ये फर्क है। और ये फाल्टा में सबसे ज्यादा क्लियर होके सामने आया। 293 सीटों का रिजल्ट और फाल्टा का रिजल्ट, इसमें ये बड़ी गैप है, ये समझना जरूरी है। जो समझेगा वो अगले आने वाले जो चुनाव होंगे उसके बारे में सही एनालिसिस कर पाएगा, वरना तो वही इसमें रहेगा कि 36 साल का हो गया तो भी वो बच्चा है, 40 साल का हो गया तो भी बच्चा है, मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का तो मैं समझदार हूं, प्रौढ़ हूं, वो बच्चा है। नहीं यार, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, तो वो समझदार हो गया है, ये पहले समझ लो। इतना नजदीकी ज्ञान अगर आपको नहीं है कि आपका बच्चा प्रौढ़ हो गया, समझदार हो गया, ये जिनको समझता नहीं वो तो हजरल हो गए। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका उनको पता नहीं था। तो जो आखिर में जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको समाज ज्ञानी मानता है, क्योंकि वो आर्टिकुलेट लेवल पर जोर शोर से वो बातें बताता है। बाकी समझदार हुए बेचारे चुप बैठते। फाल्टा का वोटर जो है वो चुप बैठा था, डर के मारे वोटिंग नहीं कर रहा था, डर हट गया तो फुल उठकर बाहर आ गया, 88-87% वोटिंग किया। तो दो चुनाव का फर्क 293 और एक विधानसभा, इसका फर्क समझना जरूरी है जिनको सीरियसली एनालिसिस करना है। अब देखिए, भाव ने जो कुछ कहा है इसको मैं नटशेल में भी बता दूं और आपको एक बात समझाऊं कि चलिए 87-88% वोटिंग हो गई, जो कि उपचुनाव या बाद के चुनावों में कभी नहीं होती। इन चुनावों में जनता इंटरेस्ट नहीं लेती कि इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री पहले बन गया है, सरकार पहले बन गई है, एक सीट कम या एक सीट ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बाद में, ये तो चलिए डिलेड चुनाव है, अगर किसी भी उपचुनाव को उठाकर देखें तो 50% भी वोटिंग नहीं होती। इसमें बताइए 87-88 यानी 90% वोटिंग पॉइंट। अब इसको इस तरह समझिए कि अभी मैंने आपको बताया कि फाल्ता में करीब 30 से ज्यादा 31-32 यानी 31-32% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब मैं अपने सामने देख रहा हूं कि देवांशु पांडा, ये जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये 1,12,000 वोट लेके आगे हैं। दूसरे नंबर पे शंभुनाथ कुर्मी है जो कि सीपीएम से है, वो 76,000 से ज्यादा वोट पाए हैं। तीसरे नंबर पे अब्दुल रज्जाक, मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया कांग्रेस ने, वो करीब 11,000 वोट पे हैं। और चौथे नंबर पे आपके नजर आते हैं नहीं, ये 10,000 वोट पे है। और चौथे नंबर पे जहांगीर खान है 5,500 वोट पे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 31-32% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो अगर आप टोटल वोट देख लीजिए करीब 1,60,000 वोट पड़े हैं। 1,60,000 वोट में से 50,000 वोट सीपीएम को, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को और जहांगीर खान को पड़े हैं। ये दिखाता ये है कि साहब 31-32% वोट ऐसा है जो कि सीपीएम, कांग्रेस और जहांगीर खान के बीच में बढ़ गया। यानी कि एक मोटी सी बात जो निकल के आ रही है कि पूरा जो मुस्लिम वोट था वो नंबर 1 पे सीपीएम पे गया, फिर कांग्रेस पे गया, फिर जहांगीर खान पे गया, और हिंदू वोट करीब करीब 100% चला गया बीजेपी को। इसका सिर्फ एक मायने है कि मुस्लिम वोट 3 जगह आपको नजर आ रहा है, सीपीएम में,
कांग्रेस में और जहांगीर खान में 50,000 वोट, 1,60,000 वोट की जो गिनती हुई अब तक, और हिंदू वोट 100%, 100 में 100 भाजपा को चला गया। भाव, ये तो चमत्कार हो गया। नहीं, चमत्कार नहीं है, ये तो वोट बैंक बन गई है ना। मैं तो वही तो बोल रहा हूं, ये लोग जिसको हिंदू कंसोलिडेशन बोलते हैं ना, वो कंसोलिडेशन नहीं है, वो हिंदू वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है। और ये आज की बात नहीं, मैंने 15 साल पहले, 12-13 साल पहले, जब मोदी जी रेस में आए नहीं थे, उस वक्त लिखा था कि 2012 में उस मौलाना की टोपी एक समारोह में वापस की थी मोदी ने। उस दिन से हिंदू वोट बैंक की ओपनली स्थापना हो गई। जो कोई था हमारे जैसा, जिसको बुरा लगता था कि हमारे हिंदू नेता, हिंदू पार्टियों के नेता या कोई भी जन्म से हिंदू है, वो इफ्तार पार्टी आयोजन करता है, इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर बैठता है, गर्व से टोपी लगाकर बैठता है, अल्लाहू अकबर बोलता है या सलाम अलैकुम बोलता है, उससे हमको जलन होती थी, बहुत सारे हिंदुओं को जलन होती थी कि क्यों ये कर रहे हैं। जो लोग वंदे मातरम तक बोलने को तैयार नहीं है, उनके त्योहार में जाके आप सलाम अलैकुम क्यों बोलते हो, टोपी क्यों लगाते हो? उन सब के जख्म पर मोदी ने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दरमियान सद्भावना यात्रा निकाली, उसमें मलहम लगाया था। उस मलहम के कैपिटल पर हिंदू वोट बैंक शुरू हो गई। ये मैंने उसी वक्त लिखा है, मैं आज नहीं बोल रहा हूं। हाँ, आज आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग सेक्युलर बैंक से, मुस्लिम वोट बैंक से जो शेयर है वो उठाकर पूरा का पूरा हिंदू वोट बैंक की तरफ आ रहा है। बस इतना ही है, आ जाएगा पूरा। और जब ये लहर फैलती है तो वो पंजाब पाकिस्तान पर जाती है। पंजाब पाकिस्तान में अचानक 13 लाहौर की 13 जगह जहां हिंदू नाम दिए गए, सरकार ने फरमान निकाल कर दे दी। तो समझ रहे हो सुनामी कहां तक जा रही है। उधर बांग्लादेश में बहुत सारे नेताओं की फटी पड़ी है। तो ये हो रहा है, और इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा नहीं। ये बातें होती है, महसूस करो, नहीं तो मर जाओ। सुनामी आपको टाइम नहीं देती, वो आती है, आप इग्नोर करो। हम डूब नहीं सकते, जाओ डूब जाओ, मरो, कोई बात नहीं। लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई, मैं अलर्ट दे रहा हूं कि हिंदू वोटर की, सनातन की सुनामी आ रही है। बच सकते तो बचा लो, बच जाओ, वरना मर जाओ डूब कर। हमें क्या करना। मैं आपके साथ या बाकी सारे हिंदी पॉडकास्ट वाले यूट्यूबर्स के साथ मैं क्या बोल रहा था? मैं बीजेपी की चाटुगिरी नहीं कर रहा था, मैं ममता को जगाने की कोशिश कर रहा था, मैं सेक्युलर पार्टियों की जगाने की कोशिश कर रहा था। भैया बच जाओ, ये सुनामी आ रही है। लेकिन इनको जो हमखास गलत साबित होता है, ऐसे योगेंद्र यादव को सुनना है तो सुनो भाई, मेरा तो नुकसान कुछ नहीं हुआ। योगेंद्र भी डूब गया और इनको भी साथ लेकर डूब गया। तो मैं एक्चुअली हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो खुद को सेक्युलर मानते हैं, जो एंटी बीजेपी है, उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई आगे चलकर बीजेपी का अपोज करो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सर्वाइवल का मामला है। संभल नहीं जाओगे तो डूब कर मर जाओगे। हमारे मराठी में एक तुकाराम महाराज की एक बढ़िया अभंग है, एक कोट जैसा है, ज्ञान है। महापुरे लवाडे जाती, महापुरे वृक्ष जाती तेथे लवाडे वाचती। यानी नदी के पानी में आप एक वनस्पति देखोगे, घास जैसी होती है, बिल्कुल पतली काड़ी जैसी होती है, तो पानी में ऐसे झुक जाती है, पुष्पा नहीं होती, वो पुष्पा नहीं होती, ना फायर होती है, वो झुक जाती है। लेकिन बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, वो बाढ़ में भी जगह झुकना नहीं चाहते, उसको बाढ़ उखाड़ कर ले जाती है। तो ये हिंदुत्व की सुनामी, सनातन की सुनामी आ रही है, वो इशारा दे रही है। अगर झुक नहीं जाओगे तो सरवाइव नहीं हो पाओगे, उखाड़ फेंके जाओगे। वही तो हो रहा है। तो पिछले 4 महीने से मैं ममता की हार या बीजेपी की जीत का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, मैं इनको जगाने की कोशिश कर रहा था कि भैया हिंदू जाग गया,
और मैंने ये भी बताया था कि अगर पहले फेज में 92-93% वोटिंग हुई है तो ज्वालामुखी फटा है। अब ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद आती है, उसको सुनामी बोलते हैं। लेकिन समझने को कौन चाहता है? वो माहौल ढूंढते रहते, माहौल में रहते, और माहौल क्या है पता नहीं, तो डूब कर मरेंगे और क्या होगा। देखिए, एक तो मैं अपने व्यूअर्स को फिर से बता दूं कि हम लोगों का जो थंबनेल है उसको लेकर कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि बात तो हो रही थी जिमखाना क्लब की दिल्ली की, और बात फालता की होने लगी। जब प्रोग्राम शुरू होने लगा तो भाव का निर्देश था, भाव का आदेश था कि पहले फालता डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें फालता में नहीं नहीं, काउंटिंग एक चल रही मिनट है एक मिनट और अनुपम, फालता से गलत जो नहीं नतीजे बोले निकल आप, के आ रहे हैं गलत नहीं बहुत बोले। इंपॉर्टेंट है। सुनो सुनो हाँ। सुनो, आपका जो जिमखाना है ना वो भी वटवृक्ष है, अच्छा। तो वो उखाड़ फेंका जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा जिमखाना पे भी बात कर लेते हैं, फालता के नतीजा। अच्छा, इसके पहले कि हम फालता चैप्टर वाइंड अप करें भाव, आपको लगता है कि जो बंगाल में हुआ इसका कुछ असर, लोग कह रहे हैं यूपी में आएगा, और जो बिहार में हुआ उसका असर बंगाल में गया, बंगाल में उसका यूपी में आएगा, पर इनमें से किसी भी चीज का असर आप क्या पंजाब में पड़ते देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है पंजाब अभी तमिलनाडु की तरह अलग कहानी एक बार और दोहराएगा? सुनामी का पानी अगर लाहौर तक पहुंचा है तो पंजाब तो उसके पहले आता है ना। बंगाल से निकलो और लाहौर जाना है तो बीच में पंजाब पड़ता है ना, तो उसका असर क्यों नहीं होगा भाई। हाँ, सुनामी में कई जगह ज्यादा पानी होता है, कई जगह कम पानी होता है, तो पानी में तो डूबना है, सुनामी के पानी में डूबना पड़ता है। अगर वो आपको याद होगा जब इंडोनेशिया से निकली थी तो हमारे यहाँ केरला तमिलनाडु कवर करके अफ्रीका तक गई थी सुनामी का पानी, वहां कम इफेक्ट हुआ, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा हुआ, उधर तो हाहाकार मच गया था। तो वो फर्क होता है, वो फर्क होता है। तो यूपी में बड़ा दिखाई देगा और पंजाब में भी बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि सनातन और शिरोमणि का जो सिख रिलीजन है वो तो जुड़ा हुआ है ना, उस पर भी प्रभाव होता है, बिल्कुल होगा। और जो कुछ अखिलेश वगैरह कर रहा है, मैं अभी आपको बोल दूं, अखिलेश बड़ा मार खाएगा, ममता मायावती उड़ान भरेगी, बीजेपी तो 300 क्रॉस करेगी, लेकिन 2 नंबर की पार्टी बदल जाएगी, जो समाजवादी पार्टी है उधर बसपा आ जाएगी। तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी भाव, मायावती तो घर ही से नहीं निकल रही हैं, मायावती बंगले से ही नहीं निकल रही हैं, जमीन पे नहीं आ रही, रैली नहीं कर रही हैं, मीटिंग्स नहीं कर रही हैं। तो आपने आज की, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपने कर दी, क्योंकि ये तो सब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा हैट्रिक लगा लेंगे, लेकिन दूसरे नंबर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हटा के आपने मायावती और बसपा को रख दिया, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। अरे काहे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 4 तारीख को लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और घर में अभी वापस नहीं जा रहे, बंगाल के 4 तारीख को घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जाके चुपचाप वोटिंग करके आ गए, अब तो घर वापस नहीं जा रहे, रास्ते पर ही है। आज बोलते ममता के घर जाएंगे, कल वो मोहित्रा के घर जाएंगे, परसों अभिषेक के घर जाएंगे, घर कौन वापस लौट रहा है बंगाल में, सड़क पे सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, तो मायावती अभी घर से नहीं निकल रही है, सही समय पर निकलेगी, सही समय पर चलिए, निकलेगी। मायावती निकल आए तो वास्तव में खेल बदल जाएगा। एक चलते चलते भाव इस पे भी थोड़ा सा कमेंट हो जाए, क्योंकि थंबनेल हमने यही लगाया था शुरुआत में जिमखाना के बारे में, और जिमखाना जिसको दिल्ली का भद्रलोक कहा जाता है, जिमखाना क्लब एक इतना एक्सक्लूसिव क्लब है, इसमें आप पूरा पैसा है, जो 10 लाख रुपया आपसे फीस लेंगे वो भी आप लेके बैठे तो पता जाए 40 साल की 50 साल की वेटिंग। एक्चुअली वेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, जिसको देना होता है, राहुल गांधी को एंट्री देनी थी, दे ही दिया 2009 में। तो वो एकदम आप समझ लें कि ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का और खास वामपंथी पत्रकारों का और एलिटिस्ट जो अपने बड़े बड़े रईस थे अपने जमाने में, उनका इनका एक क्लब है जो कि हर्बर्ट बटलर साहब ने 1909 में कब बनाया था। और ये मतलब आप समझें कि जैसे आज भी अरे भारत, अरे जैसे इन दिल्ली में शॉर्ट एक ये अलग आइलैंड।
ये ब्रिटिशों की नाजायज औलाद का अय्याश खाना है, दूसरा कुछ नहीं। भाव भाव मैं बहुत बार गया हूँ, और मैं बहुत बार गया हूँ। अच्छा, जिमखाना हर जगह है, हमारे यहाँ पे प्रयागराज में भी जिमखाना है, इसको इलाहाबाद जिमखाना कहते थे। जिमखाना बेसिकली जमात खाना एक फारसी वर्ड हुआ करता था, उसका अपभ्रंश है जिमखाना। और ये आप समझे कि एक अलग आइलैंड है, एक अलग दुनिया है, उसमें आप जाइए तो आपको समझ में आता है। आपको लगेगा कि आप एकदम भारत के एकदम किसी अलग हिस्से में, आपको समझ में नहीं आएगा। एक अलग कल्चर है, अलग हिसाब से बातें होती हैं। आप लोगों से बातें करिए तो मैं तो उनकी बातें से सुन के इतना मुग्ध रहता था कि, और अच्छा समझ में भी आता था कि वो जिसको एक अंग्रेजी में एक वर्ड है, मूवर्स एंड शेकर्स। मतलब ये देश यही मूव करते थे, देश यही चलाते थे, देश यही हिलाते थे, हिला रहे थे। और रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग देश को, ये अगर मैं सही भाषा में कहूं तो ये भारत का डीप स्टेट था, भारत का डीप स्टेट था। नरेंद्र मोदी 2014 में जीते, और जीतने के 2 महीने के अंदर उन्होंने सबसे पहले जुलाई में जिमखाना को पहली नोटिस दी। कहा तुम 3 साल से पैसा नहीं दे रहे हो, चलो 2.25 करोड़ रुपया भरो। उसके बाद इन्वायरमेंटल नोटिस, मतलब इन्वायरमेंटल कोर्ट ने तो कहा था कि बंद ही कर दो। फिर ये गए, स्टे ले आए, और 5 लाख फाइन वगैरह वगैरह। अभी भी माना जा रहा है कि स्टे के लिए प्रयास होगा, दुनियादारी होगी। नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश 2014 में की थी, फिर छोड़ दी। और आज 12 साल बाद, भाऊ अब क्यों, आज 12 साल बाद नरेंद्र मोदी को आप किस मुकाम, किस पड़ाव पे पाते हैं कि उन्होंने मन बनाया कि अब भारत के इस डीप स्टेट को उखाड़ देंगे? नहीं, ये नई बात नहीं है। देखो, बहुत सारे बातें हो रही है, आपको पता नहीं होगा। बहुत सारी जगह है जहां नई इमारतें बन रही है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है। सालों साल, 70 साल से सरकारी कचहरियां जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में नहीं है, किसी को उसका किराया दिया जा रहा है, वो बदल कर सरकार की अपनी बिल्डिंगें होगी। ये जो चल रहा है ना, बहुत सारा। एक जगह है, हमारी बेटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस करती है, आपको मालूम है, उसको अभी क्वार्टर्स मिलने वाली है। तो उसने मुझे पॉलिसी बता दी कि बहुत जल्दी उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका एक ये है कि बहुत जल्दी ये होगा, एचआरए मिलता है, वो बंद ही करना है हमको। हमारे यहाँ जगह है, हम एचआरए नहीं देंगे, ये सिचुएशन लानी है। तो ये बदलाव, अंदरूनी बहुत सारे बदलाव चल रहे, उसकी उसका बोलबाला नहीं होता। तो ये भी उखाड़ना जरूरी था। जब एक बात होती है तो मोदी और शाह क्या करते, एक फ्रंट ओपन करते। अब पहले नक्सल कॉरिडोर खत्म कर दिया। नक्सल कॉरिडोर जैसे खत्म होते आ गया, तो नक्सल कॉरिडोर जहां जहां से जाता था उसमें कौन बचा है? देखो, ना ममता बची है, ना असम बचा है, ना उड़ीसा बचा है। आखिरी पड़ाव तेलंगाना है, वो भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सब चीजें चलती रहती है, उसका बोलबाला नहीं किया जाता क्योंकि उसमें सक्सेस मिलना जरूरी होता है। तो इसमें ये है। अब आप जो बोल रहे हो जिमखाना, आपको थोड़ा याददाश्त देखनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि उसमें बहुत सारे अर्बन नक्सल हो गए। भाव वो एकदम, आप अर्बन नक्सल से भी बदतर, आप समझिए अर्बन नक्सल्स की जो आप समझिए कार्यकारी ब्रांच है, या फिर उनकी जो बैकिंग है, वो सब मैंने अपनी आंखों से यहां पनपती हुई देखी है। कि वो कुछ बातें ऐसी होती है ना अनुभव, कि उसका समय आना जरूरी होता है। जैसे आप अगर शेर की शिकार करने जा रहे हो, तो आपके हाथ में बंदूक है तो बंदूक चलाते जाओ तो निकल जाएगा वो आपके टप्पे में आना चाहिए कि आपकी गोली वहां तक पहुंचनी चाहिए, आपका निशान सही होना चाहिए, तभी फायर करना है, तभी फायर करना है। तो आपके हाथ में बंदूक है, आप क्या कर रहे हो? ऐसे बोलने वाले ना बीजेपी के ही बहुत लोग हैं, और वही तो मोदी के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। बाकी मोदी के बाहर दुश्मन नहीं, मोदी के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मोदी भक्तों में है। हमेशा यह बात समझो, क्योंकि उनके उतावलेपन से ही शिकार हाथ से निकल जाती है। जब शिकार करनी है ना, चुपचाप बैठो। मैं संजय राउत के बारे में हमेशा बोलता हूं कि ये खुद को बाघ बोलता है। अरे बाघ शिकार पर जाता है तो क्या रोर करता है? नहीं, चुपचाप बैठता है, घात लगाकर बैठता है, अपने पाव का भी आवाज होने नहीं देता,
और ये रोज हाथ पैर आप बरसा रहा है, तो शिकार होगी कौन सी? एक समय आ जाता है आपकी शिकार हो जाती है। तो ये बात होती है बहुत सारे। तो मैं मानता हूं कि ये भद्रलोक का अड्डा है, वो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ क्या, बंगाल में, कलकत्ता में, हर जगह होगा। अब तो बुलडोजर मुंबई पहुंच गए। ये जो बांद्रा की कार्यवाही है वो तो शुरुआत है। ऐसी बहुत जगह कचरे के ढेर चढ़े हैं, वो साफ करने हैं। ये ट्रायल केस है, बांद्रा का बुलडोजर, ये ट्रायल केस है। बहुत सारा कुछ होना है। आपको लगता है कि भाऊ ये जो बंगाल की जीत है उसने भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को ये एक मानसिक ताकत, एक बूस्ट दिया है कि यस, ये समय आ गया है कि ये जो डीप स्टेट और ये जो दिल्ली का भद्र लोक है, और जहां से बैठ के दिन रात केवल सरकार के खिलाफ, मैं तो इतनी बार इसको देखा हूं कि केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं, पूरे देश के खिलाफ साजिश होती रहती थी। और उसमें वहां पे अपने अपने सेलिब्रिटीज होते थे। वो खुशवंत सिंह आ जाते थे टेनिस खेलने 90, 95, 96 साल में, तो साहब पूरा जिमखाना उठ के उनको जिस तरह वेलकम का होता, तो वो सब मैंने नहीं, ये ड्रामा बात सब देखा हुआ है। ये बंगाल की जीत से मोदी को कोई हिम्मत नहीं मिली, क्योंकि मोदी में हिम्मत है। हम मोदी भक्त है बोलने वाले हमेशा डरे हुए होते हैं ना, उनको थोड़ा दिलासा मिला है, क्योंकि उनको डर कर ही रहना पसंद है। मोदी के समर्थन में बहुत सारे लोग चिल्लाते बोलते हैं ना, वो खुद डरे हुए हैं। तो उनको थोड़ी हिम्मत देने के लिए बंगाल की जीत अच्छी है। लेकिन मोदी बिलीव्स इन हिमसेल्फ, ये सबसे बड़ी बात है। आपको कुछ भी करना है तो आप पर खुद को भरोसा होना चाहिए। मैं कल पुणे गया था, तो मुझे एक लेडी लेकर गई थी, वो विकलांग है, बैसाखी लेकर उसको क्रचेस लेकर चलना पड़ता है। मुझे पीछे बैठे हुए गाड़ी में शर्म आती थी, इस साला मेरे पाँव है, मेरे हाथ है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। और ये मुझे पुणे लेकर वापस लेकर आ गई। मैंने उसके पास सामने बोला, मुझे शर्म आई कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन वो बड़ी ओहदे पर है, बड़ी बुद्धिमान है, ऐसी पोलियो होने के बावजूद इतना बड़ा उसने काम करके दिखाया है। तो वो डरी नहीं है, हम डरे हुए, पीछे बैठकर डरे हुए। उसको गारंटी थी ना मुंबई से पुणे हाईवे से जाना वगैरह वगैरह। तो पहले अपनी औकात, मैं अपनी औकात मानता हूं, मैं नहीं गाड़ी चला सकता, मेरी नहीं हिम्मत है। लेकिन मैं उसकी हिम्मत भी कम ना करूं, ये भी बड़ा योगदान होता है ना। ये पीछे बैठने वाले, ये मत करो, ये मत करो, ब्रेक लगाओ, अरे तू चुप बैठ यार। हमारे एक दोस्त थे, वो हम नासिक जा रहे थे, उनकी बीवी ऐसा करती थी, बैक से ड्राइविंग। वह बीच में उन्होंने उस ड्राइवर को बोला गाड़ी ये लोग बाजू में एक्सीडेंट, ये लोग पीछे बैठ के एक्सीडेंट करा देते हैं ये लोग, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी जरा साइड में ले ले, और हम थे, हमारे सामने अपने पत्नी को 2 थप्पड़ लगाए, बोले चुप बैठना, नहीं तो यहाँ उतर जा, ये पैसे ले ले, वापस जा मुंबई, तू एक्सीडेंट करवाएगी। तो ये जो है ना, बैक सीट ड्राइविंग करने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, उनको, उनसे मोदी को धोखा बहुत है। चलो बहुत हो गया। चले, ये बहुत एक चलते चलते भाव ने एक अच्छी बात कही, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बात बड़ी है कि मोदी को अपने पर विश्वास है, इसलिए वो तमाम आलोचनाओं को झेल जाते हैं, उन पे रिएक्ट नहीं करते और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। और दूसरी बात यह कि मोदी को अगर सच में ज्यादा दिक्कत है तो उन लोगों से जो पीछे से उनको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और तेज चलो, और तेज चलो। तो बड़ी खूबसूरत बात है भाव आपने बताई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये शुरुआत होनी थी जिमखाने से, हम लोग चले गए फालता पे, फिर फाइनली जिमखाने पे भी आ गए, और भाव से कुछ अच्छी बातें हम लोगों ने सुन ली। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। लेकिन भाव एक बात और आखिरी बता दीजिए, आपको इतने ढेर सारे अपनी बात के फेवर में, ये सब हर बात के फेवर में उदाहरण कहाँ से आप ढूंढ के ले आते हैं? मतलब आपको ये पहले से याद? मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में है। आप देखो, एक बात समझ लो, आप किसी की भी किताब पढ़ो, किसी का भी लेक्चर सुनो, लेकिन उसको कॉपी मत करो, कॉपी मत करो, उससे सीख जाओ।
मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे इसका बंगाल सही निकला, उसका बिहार सही निकला, उसका महाराष्ट्र, अरे मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो, तो तुम खुद अंदाज बांध सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं, दिव्य ज्ञान नहीं है, जो है वो मैं स्वीकारता हूं, बस सच्चाई स्वीकार करो। हम क्या करते, बातें बड़ी करते, सच परेशान होता है, पराजित नहीं। तो मोदी क्या है यार, 25 साल से वो इंसान परेशान है लेकिन पराजित नहीं हो रहा है। कोर्ट तो हम देते हैं, सामने मूर्तिमंत वो कोर्ट का एक इंसान खड़ा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो सच है। वो परेशान होता है, पराजित नहीं। लेकिन कोर्ट समझना भी जरूरी होता है। चलिए ठीक है भाऊ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए अब अगले हफ्ते हम लोग की फिर मुलाकात होगी। आज भाऊ की आंखों देखी आपने सुनी। भाऊ आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।